जय हिंद दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 10 के साइंस सिलेबस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 10 के साइंस के सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बहुत बड़ा बदलाव इन द सेंस कि बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है। जिस चैप्टर को रखा गया है उसमें से बहुत सारे पेजेस को हटा दिया गया है, एक आध प्रैक्टिकल को हटा दिया गया है और बहुत तरीके के एक बड़े परिवर्तन की तरफ सीबीएसई बढ़ रहा है और बहुत सारे टॉपिक को बदला गया है। तो दोस्तों ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको ये पता हो कि कौन सा चीज सिलेबस में इंक्लूडेड है और कौन सा चीज सिलेबस से बाहर है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। दोस्तों जैसा कि जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसके हिसाब से अब आपका साल में सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट होगा। पहले भी एक एग्जाम में कंडक्ट होता था, लेकिन कोरोना के कारण टर्म 1 और टर्म 2 यानी कि दो एग्जाम में सिलेबस को बांटा गया था। लेकिन अब जो है वो सिलेबस एक ही एग्जाम में कंडक्ट होगा, यानी कि जो एग्जाम आपका होगा वो फरवरी और मार्च के आसपास जो होता था वही एक एग्जाम होगा। दोस्तों जो आपका एक एग्जाम होगा उसमें आपसे केमिस्ट्री से 25 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से 25 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, फिजिक्स से 25 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे और नेचुरल रिसोर्स से आपके 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। ये तो मैंने आपको ऊपर भी बताया। अब आइए हम डिटेल में चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं कि किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है और किस चैप्टर के वेटेज को कम किया गया है। तो दोस्तों जो सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें किसी प्रकार का कोई कट नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको टेक्निकली एक दो बात आपको बताना चाहूंगा इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि पहले जो इसके सिलेबस में देखा मैंने तो जो 18-19 का जो सिलेबस होता था उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एडेड था, लेकिन नए सिलेबस में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को ऐड किया गया है। दोस्तों बुक में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में दिया गया है, लेकिन पहले इसे सिलेबस का हिस्सा नहीं माना जाता था, अब इसको सिलेबस का हिस्सा माना जा रहा है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से सवाल पूछे जाने की संपूर्ण संभावना है। दोस्तों दूसरा जो चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, इस एसिड बेस एंड साल्ट में भी किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं किया गया है, यानी एसिड बेस एंड साल्ट से आपसे पूरे के पूरे सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि इंडिकेटर से भी सवाल पूछे जाएंगे और आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड जो साल्ट होते हैं वहां तक जो भी सारा चैप्टर में आपके बीच का सारा टॉपिक है उस सबसे सवाल आपसे एसिड बेस एंड साल्ट में पूछा जाएगा। जो आपका तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन-मेटल, इस चैप्टर में भी किसी प्रकार का कोई कट नहीं किया गया है। कोरोना काल में भी इस चैप्टर में कट किया गया था, मेटलर्जी वाला जो हिस्सा था वो उससे हटा दिया गया था, जिसमें ओर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कैसे कि मेटल को जमीन के अंदर से निकालते हैं, रोस्टिंग है और भी बहुत तरह का प्रोसेस होता है, थर्मिट रिएक्शन है, वो सारा चीज जो है फिर से सिलेबस में डाल दिया गया है। यानी आपको इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, पूरा पढ़ना होगा। दोस्तों जो अपना अगला चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कार्बन इट्स कंपाउंड है। तो कार्बन इट्स कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को बहुत बुरी तरीके से पिछले बार काट दिया गया था। सिर्फ कुछ ही हिस्सा को इस चैप्टर में रखा गया था जो कि बहुत ही गलत था, क्योंकि आप जब 11-12 में पहुंचेंगे तो आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता था, तो पूरी तरीके से नॉमेनक्लेचर को हटा दिया गया था। लेकिन जब हम वर्तमान समय में बात करें तो कार्बन इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है इससे लगभग सारे टॉपिक से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिससे सवाल छूटेगा। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इसके पहले मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में आयोनिक कंपाउंड और इस चैप्टर में कोवलेंट कंपाउंड आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। दोस्तों उसके बाद का जो चैप्टर है जो बिल्कुल समझ से परे है कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन समझ तो आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन एक बिल्कुल गलत तरीके का डिसीजन जो लिया गया है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर को पूरी तरह से सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। कुछ छात्रों को यह लग सकता है कि एक चैप्टर का हट जाना खुशखबरी हो सकता है, चैप्टर 5 जो है आपकी बुक का उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, यानी अब उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ये आपको आगे इसका बहुत नुकसान होगा। अगर समय मिले तो पीरियोडिक टेबल को आप जरूर पढ़ लें, नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। तो पीरियोडिक टेबल से आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये सिलेबस से बाहर है। अगला जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इससे आपसे पूरे के पूरे सवाल पूछे जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई कट नहीं किया गया है, सारा सवाल आपको इसका पढ़ना है जैसे आप पढ़ते आ रहे थे। एक नया चैप्टर जिसको इंसर्ट किया गया है जो पिछले 2 सालों से सिलेबस से बाहर था वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसे सिलेबस के अंदर डाल दिया गया है। इसके अंदर आपको एक एक चीज जो पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, नर्वस सिस्टम, जो मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो कार्बन जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है इसको आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है जो कि सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। रिप्रोडक्शन का जहां तक सवाल है तो रिप्रोडक्शन पहले भी पूरा पढ़ना था, अभी भी पूरा पढ़ना है, कभी इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था, अब भी कोई छेड़छाड़ नहीं है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इस चैप्टर में से इवोल्यूशन वाला हिस्सा को हटा दिया गया है। इससे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 147 से लेके 158, 147 से लेके 158 पेज तक को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, यानी 147 से लेके
158 जो पेज नंबर है यहां तक आपके एनसीईआरटी बुक से इसको रिमूव कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक का जो इतना पेज है आप इसको देख लीजिए, लगभग 9 पेज जो है आपका इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों अगला जो चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, इसमें किसी प्रकार का कोई कट नहीं है। लेकिन वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो वहां से पेज नंबर 195 और पेज नंबर 196 इस 2 पेज को यहां से रिमूव कर दिया, यानी 9+2 11 पेज जो है अभी तक आप देख सकते हैं कि बुक से रिमूव कर दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, वो 195 और 196 में जो आपको हटाया गया वो कलर ऑप्शन लाइट था, यानी कि सूरज जब उगता है तो उसका कलर लाल क्यों होता है और डूबते समय उसका कलर लाल क्यों होता है, इससे रिलेटेड जो सवाल था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। दोस्तों जब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं तो हमारा अगला टॉपिक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसके पहले इलेक्ट्रिसिटी तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से आपका पूरा सवाल पूछा जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई कट नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत ही अजीब तरह से सिलेबस को काटा गया है। इसमें जो मोटर और जनरेटर वाला हिस्सा है उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। मैं आपको और क्लियर होकर बताऊं तो पेज नंबर 232 से लेकर 236 यानी कि लगभग 4 पेज, ठीक है, तो लगभग 4 पेज जो आपका है वो यहां से रिमूव कर दिया गया। 9, 2, 11 और 11 और फिर यहां 4 जोड़ लीजिए, तो ये आपका लगभग 15 पेज, तो यहां से 15 रिमूव कर दिया गया। लेकिन उसके बाद का जो आपका पेज है 1, 2, 3, 7 और 2, 3, 8 यानी 237 और 238 ये इस सिलेबस का हिस्सा है। 237 पेज और 238 पेज जो है वो आपको पढ़ना है। दरअसल 237 पेज में एसी करंट और डीसी करंट के डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, ये सिलेबस में डाला गया है। और 238 पेज जो है आपका लास्ट वाला पेज, उसमें आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में दिया गया है, यानी कि जो हम लोग लाइव वायर, न्यूट्रल वायर के बारे में पढ़ते हैं, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सिलेबस का हिस्सा है जो पिछले बार से रिमूव था, 2 सालों से रिमूव था, तो वो अब सिलेबस का हिस्सा बन गया है। तो बहुत सेंसिटिवली एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको पेज नंबर 232 से 236 सिलेबस को से बाहर कर दिया गया है, लेकिन 237, 238 सिलेबस के अंदर है, यानी कि आपको एसी डीसी के बारे में पढ़ना है। आपको जो रूम का जो कनेक्शन होता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वो भी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। अगला जो चैप्टर है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, ये रिमूव है, इसमें हमको बायोडिग्रेडेबल इसके अंदर हमको जो पढ़ना पड़ता था हमको सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और जो मैं आपको नेचुरल रिसोर्स के बारे में यहां पर बता रहा था 5 नंबर, वो आपसे आवर एनवायरनमेंट से पूछा जाएगा और आवर एनवायरनमेंट 100% सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो शायद आपके बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, यानी चैप्टर 16 को सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए बोला गया, यानी कि रिमूव है, इससे आपसे बुक से सवाल जो है वो नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों ये तो मैं आपको बता रहा था सिलेबस के बारे में, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो और भी बात सिलेबस में इंक्लूडेड है, और भी जो सिलेबस में लिखा गया है वो बुक के अलावा, कि बुक के अंदर जो बॉक्स में चीजें लिखी हुई होती हैं, पीला पीला बॉक्स बना हुआ होता है, रेड कलर का बॉक्स बना होता है एनसीईआरटी बुक में, तो उस वाले बॉक्स से आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, यानी बॉक्स के अंदर जो कुछ भी इंक्लूडेड है उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। और जो लास्ट चीज जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि एक प्रैक्टिकल को भी रिमूव किया गया है सिलेबस से, और वो प्रैक्टिकल था इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस के हम लोग फोकस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते थे या फोकस पर रखते थे, तो इमेज वहां पर कहां बनता था। तो ये वाला जो पूरा प्रैक्टिकल है, इस वाले प्रैक्टिकल को भी पूरी तरीके से सिलेबस के अंदर से रिमूव कर दिया गया है। दोस्तों सीबीएसई ने यहां पर 4 किताब को प्रिस्क्राइब किया है, जो सीबीएसई के द्वारा बताया गया है कि जो छात्र साइंस को पढ़ेंगे उन्हें 4 किताब को पढ़ना पड़ेगा। जो पहला किताब सीबीएसई के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है उसका नाम है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो आप लोग पढ़ते रहते हैं। दूसरा बुक जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि वेबसाइट पर फ्री में उपलब्ध है। तीसरा बुक जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है वो है लैब मैनुअल, वो भी सीबीएसई के वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल है, एनसीईआरटी के वेबसाइट पर। और जो चौथा बुक है वो असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल, वो भी वेबसाइट पर फ्री में उपलब्ध है। तो दोस्तों अगर आपको वो बुक ले पाने में दिक्कत हो, अगर आपको वो बुक नहीं मिले, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको बता देंगे कि आप उस प्रोसेस को कैसे खोल सकते हैं, या आप कमेंट करेंगे तो हम आपको लिंक भी उसका भेज सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो या पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। अगर सिलेबस से रिगार्डिंग
रिगार्डिंग या इस पूरे टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, इस पूरे वीडियो से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो ऐसे हर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।